हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। आई होप भाई राइजर गैंग एकदम ओपी है, मस्त है और हमेशा की तरह जबरदस्त है। बेटा आज मैं आपसे ऐसे क्यों मिल रही हूँ, आज से हम शुरू कर रहे हैं वन शॉट सीरीज, है ना, जिसमें मैं आपको एक ही लेक्चर के अंदर आपका पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा टॉपिक समझा दूंगी। मैम क्या मतलब, क्या है ये वन शॉट सीरीज? जैसे कि बेटा हम लोग एक चैप्टर की 3-3, 4-4 लेक्चर पढ़ते हैं, आज ऐसा नहीं होगा। आज सिर्फ एक लेक्चर के अंदर यानी कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर मैं आपको आपका पूरा चैप्टर समझा दूंगी और एकदम आपके दिमाग में उसे बैठा दूंगी। तो तैयार हो आप सभी? आई नो आप सभी तैयार हो। आज की वन शॉट सीरीज का हमारा जो लेक्चर है बेटा, वो लेक्चर है हिस्ट्री वाले पार्ट से, जिसका नाम है यूनिफिकेशन ऑफ यूरोप अंडर नेपोलियन एंड हिज डिफीट। भाई सिंपल सी एक बात है। अब मैम वो वाला सवाल मत खड़ा कर देना मेरे सामने, मैम ये चैप्टर हमारे में नहीं है, नहीं है, नहीं है। कहीं ना कहीं द एजेस ऑफ रिवॉल्यूशन या फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर एक छोटा सा पार्ट या फिर सेम इस तरीके का चैप्टर आपकी बुक में होगा। हो सकता है नाम अलग हो बट टॉपिक सब टॉपिक अंदर जाके देखना सब सेम होंगे। तो ये वाली जो चीज है वो आपको याद नहीं करनी है, ठीक है। अब भाई मैंने आपको लास्ट में क्या बताया था कि भैया फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म हुआ, फ्रेंच जो था मोनार्की से रिपब्लिक बना और रिपब्लिक बनने के बाद किस तरीके से वहां नेपोलियन की एंट्री होती है और किस तरीके से वो रिपब्लिक दोबारा मोनार्की में या डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाता है। वो सारी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। अब भाई मुझे पता है कि सारा दिमाग से आधा कॉन्सेप्ट जो है वो ऊपर निकल गया होगा, जो हमने हमारे बैच में पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, राइट। तो उसके बैकग्राउंड को लेके पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि नेपोलियन की एंट्री हुई कैसे थी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ हमें क्या क्या टॉपिक्स आज पढ़ने हैं। आज हमें बेटा सिंपल सी बात है, एमरजेंस ऑफ नेपोलियन, कि भैया ऐसे क्या, थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ेंगे ना कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि जो नेपोलियन बोनापार्ट को आना पड़ा। इसके साथ साथ भाई नेपोलियन की जीत के बारे में पढ़ेंगे। जीता था भाई, ऐसे थोड़ी जीता था, कितनी सारी चीजें जीती है, इतना कुछ अच्छा किया है इसने फ्रेंच के लिए, तो फ्रांस के लिए, तो वो सारी चीजें भी पढ़ेंगे, राइट। इसके बाद भाई नेपोलियन की पावर की हाइट, ऐसा वैसा नहीं था नेपोलियन, बहुत ज्यादा पावरफुल था। यस, इग्नोर दिस, ठीक है। तो बहुत ज्यादा पावरफुल था वो, तो राइट। तो भैया उसकी हाइट देखनी है, पावर की हाइट, ये हाइट नहीं, कि भैया उसके पावर कितना ज्यादा शक्तिशाली था वो देखना है हमें, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई इतना शक्तिशाली, भाई राजा कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन अंत तो जरूर होता है, राइट। तो भाई नेपोलियन जो मैम आप कह रहे हो इतना अच्छा था, ये था वो था, तो मैम उसका एंड क्यों हो गया? एंड तो होता है, एक होता है कॉन्फिडेंस, दूसरा होता है ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो जब किसी के अंदर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आने लग जाए, जब वो दूसरों को हल्का समझने लग जाए या फिर जब वो अपने ही ऊपर घमंड करने लग जाए ना, तो बेटा एंड तो होता है। तो भैया बहुत ज्यादा ही कहीं चले गए हम बाहर, लेकिन वापस चैप्टर में आ जाओ। बेसिकली कि नेपोलियन ने भी, उसके साथ भी कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से भाई वो हार गया, लेकिन उसने कहा है कि जो ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम है या जो वो स्पेनिश की अल्सर वॉर हुई थी, यही मेरे डिफीट का रीजन बना है, राइट। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो शुरू करते हैं हमारे इस अमेजिंग से चैप्टर को। यहां मैं आपको आज जो स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो स्टोरी है इस आदमी की। आई नो बहुत हैंडसम है ये, है ना, लेकिन अब इस पे नजरें नहीं रखनी अपनी। नेपोलियन बोनापार्टे। अब इसकी स्टोरी सुनने से पहले, इसकी स्टोरी सुनने से पहले, जो कि आज के इस पूरे चैप्टर में हमें इन्हीं का जाप करना है, नेपोलियन के बारे में ही पढ़ना है, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ ले जाती हूँ, है ना। थोड़ा सा भाई जब तक टीजर नहीं देखोगे, है ना, तो फिल्म कैसे पता चलेगी कि क्या है, राइट। तो भाई सिंपल सी बात है, हुआ क्या था। आप लोगों को फ्रांस का फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद है भाई? 1791 में क्या हुआ भाई? हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। अब वो मत लिखने लग जाना कमेंट सेक्शन में फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हाँ ये कब हुआ, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। ऐसा नहीं है, पढ़ चुके हो, राइट। तो बेटा हुआ क्या था, फ्रांस में जब 1791 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब खत्म होने को आया और 1791 में जब फ्रांस में बेटा मोनार्की का एंड हो गया, मोनार्की एकदम खत्म हो गई, तो भाई वहां के जो पीपल है वो भाई अब क्या हो गए, मोनार्की से, वहां का जो सिस्टम है वो मोनार्की से बेटा कन्वर्ट हो गया रिपब्लिक में। रिपब्लिक मतलब कि अब वहां पर किसी ना किसी गवर्नमेंट का सेटअप होगा, राइट। और आपको पता है ना कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 3 आइडियाज काफी ज्यादा
जिनकी काफी बातचीत हुई थी, काफी ज्यादा स्प्रेड हुए थे, वो कौन से थे? वो 3 आइडियाज। पहला था इक्वालिटी, दूसरा था लिबर्टी और तीसरा था बेटा फ्रेटर्निटी। यानी कि इक्वालिटी आपको पता है समानता, लिबर्टी मतलब आजादी और फ्रेटर्निटी मतलब भाई भाईचारा, है ना, हम बहुत ही ज्यादा भाईचारे से रहेंगे। ठीक है, तो भाई सिंपल सी एक बात यही हुई यहाँ पर कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये 3 आइडियाज निकले, काफी ज्यादा वर्ल्ड वाइड स्प्रेड आउट हुए। ठीक है, अब जब फ्रांस मोनार्की से बेटा रिपब्लिक बना तो इसका मतलब था कि वहां कोई गवर्नमेंट चाहिए, राइट। बिना गवर्नमेंट के क्या कुछ हो सकता था? नहीं हो सकता था। तो भाई वहां पर 1792 में आई प्रोविजनल गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट आई बेटा? प्रोविजनल गवर्नमेंट। और 1793 में आई न्यू गवर्नमेंट जो कि जैकोबिन्स की थी। ठीक है, तो ये क्या हो गई? दोनों ही बेटा बोथ फेल्ड, दोनों ही बेटा फेल्ड हो गई। एक आई गरीबों की सरकार, एक आई अमीरों की सरकार। ठीक है, कमेंट्स में बताना कि प्रोविजनल में रिच पीपल थे या फिर न्यू गवर्नमेंट में ओल्ड पीपल थे। दोनों में किसमें क्या था, राइट? क्या मैम आपने आंसर खुद ही बता दिया है, चलो ठीक है। तो भाई रिच पीपल ने भी रूल करके देख लिया और पुअर पीपल ने भी रूल करके देख लिया, लेकिन ये दोनों बोथ गवर्नमेंट्स वर फेल्ड, है ना। दोनों ही की दोनों गवर्नमेंट बेटा फेल हो गई। अब क्या किया जाए? भाई मोनार्की से हम रिपब्लिक में आ गए, रिपब्लिक में आ गए तो गवर्नमेंट को सेटअप भी कर लिया। अब जब गवर्नमेंट को सेटअप कर रहे तो ना 1792 वाली चली, ना 1793 वाली चली, ना जैकोबिन्स की सरकार चली, ना ये प्रोविजनल गवर्नमेंट का सेटअप चला। तो अब रास्ता निकाला बीच का। अब मिडिल क्लास ने बोला भैया हम क्यों पीछे रहे? तो पावर, किसने पावर ले ली बेटा? पावर ले ली आपकी मिडिल क्लास ने कि भाई हम लेंगे पावर, हमें चाहिए। और अब डायरेक्टरी बनी फ्रांस में, डायरेक्टरी बनी बेटा 5 पीपल की। ठीक है, और जो ये 5 पीपल है वो रूल किस पे कर रहे थे, किस पे डिपेंड थे बेटा? वो मिलिट्री पावर पे डिपेंड थे। अब जब वापस मिलिट्री पावर आ रही है तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, अस्थिरता आ जाएगी, हिल जाएगा पूरा तंत्र मंत्र का सिस्टम। तो एक्चुअल में यही हुआ कि जब भाई रिच, ठीक है, और पुअर दोनों ही गवर्नमेंट फेल्ड हो गई तो मिडिल क्लास आता है, कहता है सारी पावर मेरे पास है, मैं रूल करूंगा अब। ठीक है, लेकिन वो रूल नहीं हो पाता है बेटा। रूल क्यों नहीं हो पाता है कि डायरेक्टरी इन लोगों ने बनाई 5 पीपल की, और ये 5 पीपल का जो डायरेक्टरी वाला रूल था बेटा ये मिलिट्री पावर पर डिपेंड था, जिसकी वजह से वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई। और यहां से एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, जिसका नाम है नेपोलियन। यहां से एंट्री होती है नेपोलियन की। ठीक है, तो ये बेटा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का लास्ट का मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है ताकि आपको याद आ जाए। ठीक है, ताकि आपको याद आ जाए, ये सारी चीजें आप पहले पढ़ भी चुके हो। तो यहां से ये पूरा बैकग्राउंड था जिसकी वजह से बेटा नेपोलियन की एंट्री होती है। नेपोलियन कहता है मैं आता हूं। है क्या कोई मुझसे स्मार्ट? है, मैं आता हूं, मैं देखो अपनी स्मार्ट स्किल से, अपनी मिलिट्री स्किल से कैसा रूल करता हूं। ऐसा रूल करेगा अब ये कि देखना कि कैसा रूल करेगा। ठीक है, तो यहां से बेटा एंट्री होती है नेपोलियन की। अब ये नेपोलियन आके क्या करता है बेसिकली वो मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट है, सिंपल सी बात है। 1804 में इन्होंने खुद को क्या डिक्लेयर कर दिया? 1804 में ही डिक्लेयर हिम एम्परर ऑफ फ्रांस। इसने खुद को बेटा कि फ्रांस का मैं राजा हूं। इसे सिर्फ शासन संभालने के लिए, एडवाइस के लिए बुलाया गया था, बट इसने 1804 में क्या कह दिया बेटा कि मैं फ्रांस का राजा हूं, मैं एम्परर ऑफ फ्रांस हूं। ठीक है भाई, सिंपल सी बात बताऊं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो आइडियल्स फैले थे या जितनी भी सारी चीजें फैली थी ना, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये इन सबको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहा था। ये इन आइडियाज को काफी ज्यादा बढ़ावा दे रहा था। इसके अलावा यहाँ पर एक वर्ड है बेटा मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी मतलब ये बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली था, इसके अंदर वो टैलेंट था, इसके अंदर वो स्किल थी कि भाई ये किसी भी एम्पायर को रूल कर सके। इसीलिए इसे बेटा मॉडर्न वॉरफेयर का क्या बोला गया? क्रिएटर बोला गया। यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई किसको बोला गया है, हु इज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर। तो यहां पर आपको नेपोलियन बोनापार्ट का नाम लिख देना है, आंसर पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो पावर है, इसकी पावर की जो हाइट है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसने 70 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को क्या किया बेटा? रूल किया। सोचो, इसने 70 मिलियन पीपल कितने होते हैं? गिनना है ऐसे उंगलियों पे, क्या गिन पाओगे? इसका भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, तो भाई इसने 70 मिलियन पीपल को क्या किया बेटा? रूल किया। किसने? इन्हीं नेपोलियन जी ने, एकदम बैठे हैं जो ऐसे इन्होंने ही रूल किया। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी सी बेसिक
जानकारी ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि भाई इन्होंने यूरोपियन हिस्ट्री को कब तक डोमिनेट किया है, 1799 से 1815 तक, यानी कि लगभग 16 साल। देखो 16 साल बेशक इन्होंने सब कुछ संभाला, ठीक है, लेकिन वो 16 इयर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इन्होंने काफी अच्छे तरीके से रूल भी किया, बट कुछ गलतियां भी थी जिसकी वजह से इनका डिक्लाइनेशन हो गया, ठीक है। और सिंपल से चीज भाई बॉर्न कहाँ हुए थे, 1769 में इनका बॉर्न हुआ था, मिलिट्री स्कूल में गए थे एक फ्रांस के, ठीक है, वहां से इन्होंने मिलिट्री में बेटे एक रॉयल स्कॉलरशिप ली थी और काफी ज्यादा ये मतलब इतने ज्यादा स्ट्रांग थे, इतने ज्यादा बढ़िया थे कि भाई इन्हें भाई जो फ्रांस की आर्मी थी ना, फ्रेंच आर्मी, उसमें क्या है एक पोस्ट भी मिल गई थी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी कि कब इनका जन्म हुआ, कितने साल तक रूल किया, फ्रेंच की आर्मी में इन्हें एक पोस्ट मिली हुई थी, तो ये सब हमने एक नॉर्मल सी नॉलेज ली है इनके बारे में। अब आते हैं चैप्टर के मेन टॉपिक पे, अब आते हैं चैप्टर के बेटा मेन टॉपिक पे कि भाई ये जो नेपोलियन जी थे इन्हें ही क्यों पावर में वापस बुलाया गया, या ये पावर में कैसे आ गए, या ये लोगों को पसंद कैसे आ गए। बेटा सिंपल सी बात है, मिलिट्री स्किल्स, हिज मिलिट्री स्किल्स, पहला पॉइंट तो सिंपल सा यही बनेगा। क्या मैम, भाई ये एक मिलिट्री स्कूल में इन्होंने एजुकेशन ली जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, तो इनकी जो मिलिट्री स्किल्स थी ना बेटा वो काफी ज्यादा बढ़िया थी, बहुत ज्यादा बढ़िया थी, ठीक है। तो एक तो ये इनका रीजन बना। दूसरा बेटा एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने की कैपेबिलिटी, वो इनके अंदर बहुत ज्यादा बढ़िया थी, वो इनके अंदर बहुत ज्यादा बढ़िया थी। इन्हें पता था कि मुझे इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से संभालना है, किस तरीके से चलाना है। उनको प्रशासन को संभालने की, उस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को संभालने की बेटा पूरी नॉलेज थी, जो कि दो गवर्नमेंट आ चुकी थी, पहले 1792 में प्रोविजनल गवर्नमेंट, उसके बाद 93 में आपकी जैकोबिन्स की सरकार, वो दोनों एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं संभाल पा रही थी। यार इतने टाइम से मोनार्की है, ठीक है, इतने टाइम से कौन मोनार्की है, लुई 16 की फैमिली कब से रूल कर रही है, और एकदम से जब सब एकदम चले गए, मोनार्की चली गई, तो जब रिपब्लिक आई है तो एडमिनिस्ट्रेशन बिखरेगा, ऑब्वियसली बात है। तो वो दोनों गवर्नमेंट नहीं संभाल पाई, लेकिन इनके अंदर वो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने की कैपेबिलिटी थी बेटा कि उन्होंने ये आके संभाला। तो ये दो रीजंस थे कि भाई नेपोलियन पावर में क्यों आया, या वो आया तो वो टिक क्यों गया, ठीक है। तो ये दो बेस्ट रीजन है, पहला कि उसकी भाई मिलिट्री स्किल्स काफी अच्छी थी, और दूसरा बेटा कि एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने की कैपेबिलिटी नेपोलियन के पास थी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं कि भाई तीन आइडियाज जो थे, कौन कौन से बेटा, लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों आइडियाज ना अब बहुत ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज में फैल रहे थे, और जो आसपास के लोग हैं वो ये देख रहे थे कि भाई जब फ्रांस जो है उसको आजादी मिल सकती है मोनार्की से, तो हमें क्यों नहीं मिल सकती। स्टोरी की तरह ही समझना, ठीक है, कि भाई जो ये तीनों आइडियाज थे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में निकले थे, कहाँ निकले थे ये तीनों आइडियाज, ये तीनों आइडियाज कहाँ निकले थे, ये तीनों आइडियाज निकले थे आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन में। कहाँ निकले थे, ये तीनों आइडिया निकले थे बेटा आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, ठीक है। अब जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये तीनों आइडिया निकले तो भैया यूरोपियन कंट्रीज को डर लगने लग गया, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी उनको भैया डर लगने लग गया। उन्होंने सोचा कि भाई जब फ्रांस इन तीन आइडियाज को फॉलो करके क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, आजाद हो सकता है, मोनार्की सिस्टम को खत्म कर सकता है, तो क्या पता कभी हमारे देश के लोग भी भाई बोलने लग जाए कि आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, और भैया कहीं एंड ऑफ मोनार्की ना हो जाए। मोनार्की मतलब पता है ना, मोनार्की मतलब पता है ना, रूल ऑफ किंग, राजा का शासन, या किंग्स रूल भी लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, किंग रूल, किंग्स रूल। मोनार्की वर्ड मैंने कई बार बोला है, मोनार्की मतलब होता है बेटा राजा का शासन, जहां पर एक राजा हो, एक किंग हो, और वो सबको क्या करे, डोमिनेट करे, ठीक है। तो यही हुआ कि जो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी बेटा वो डर गई, हाय राम क्या हो गया ये, अगर ये आजाद हो गए, इनके में रिपब्लिक आ गया, तो भैया ये तो बहुत गलत है, कल को हमारे लोग भी तो बोलने लग जाएंगे इन्हें देख देख के, है ना। तो ऐसा ही होने लग गया। अब इन्होंने सोचा कि भैया अगर ऐसा ही चलता रहा, इतना डर गई नहीं लगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे देश के भी लोग भड़केंगे और भैया मोनार्की तो खत्म हो जाएगी, हमारा तो रूल ही खत्म हो जाएगा। अब जब इनके अंदर ये सोच आ गई, इनके अंदर ये डर आ गया, तो भाई इसका कुछ ना कुछ आउटकम तो निकलेगा। आप भी ये बात सोचो कि भाई जब आप किसी चीज को लेके डरोगे तो आप उसका कोई सॉल्यूशन तो ढूंढोगे ना। नहीं मैम हम तो ढूंढते ही नहीं, हम कहते हैं प्रॉब्लम आई अपने आप चली जाएगी, अपना तो न्यू ही है ना, ऐसे ही है हम तो ऐसा नहीं है। तो भाई जब ये लोग इतना डरने लग गए तो इन्होंने भी एक प्लान बनाया, एक आउटकम। अब इस डर का आउटकम क्या निकला,
आउटकम ये निकला बेटा कि भाई जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी, चाहे वो स्पेन हो, हॉलैंड हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रिया हो, है ना, और भी बहुत सारी थी, यहाँ पर मैंने कुछ ही लिखी हैं, ठीक है। तो जो ये बहुत सारी कंट्रीज थी बेटा, इन्होंने आपस में क्या कर लिया, कॉन्फेडरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, इन्होंने क्या कर लिया, कॉन्फेडरेशन ऑफ पावर कर लिया कि भाई हम सब एक है। इन सब ने मिलकर एक गठबंधन बना लिया। कब बना लिया बेटा, 1793 में बना लिया। कब बना लिया, 1793 में बना लिया। क्या, कॉन्फेडरेशन ऑफ पावर्स, कि हम सब एक साथ है और अगर किसी ने हम पे अटैक किया तो हम मिलके जवाब देंगे, हम सब मोनार्की को ही पसंद करेंगे। इसमें एक और भी बहुत सारी कंट्रीज है, ये मत सोचना, इसीलिए मैंने ईटीसी लिखा है कि मैम हमारी बुक में तो ये भी है, हमारी बुक में तो वो भी है, ठीक है, पता है मुझे, ठीक है। प्रशिया भी है इसमें, कहीं भूल जाओ, प्रशिया जर्मनी का पुराना नाम, ठीक है, याद रखना। पर्शिया मत समझना कि मैम ईरान वाला, दो स्पेलिंग होती है, एक होती है आपकी पर्शिया, बहुत लोग बैच में भी कंफ्यूज हुए थे, ठीक है, और एक होती है प्रशिया, ठीक है। तो ये तो बेटा ईरान का पुराना नाम है, ये ईरान का पुराना नाम है, और जो ये प्रशिया है ये बेटा आपका जर्मनी का ओल्ड नेम है, ये जर्मनी का ओल्ड नेम है, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अभी मैं रफ कर रही हूँ, बट आपको ये माइंड में याद रखना है, ठीक है, वरना यहाँ पे लिख दूंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो ये यूरोपियन कंट्रीज डर रही थी, तो इन्होंने इसका आउटकम ये निकाला बेटा कि हम सब मिल लेते हैं, और इन्होंने मिलके क्या बना लिया, कॉन्फेडरेशन ऑफ पावर्स बना लिया 1793 में, कि भाई हम सब क्या है, एक है, हम सब बहुत ही ज्यादा यूनिटी से लड़ेंगे अगर कुछ होता है तो, ठीक है। तो ये इन्होंने किया। अब हुआ क्या कि भाई ये वाला पार्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, कि भाई अब लोग इस लिबर्टी, इक्वालिटी, नेशनलिज्म, इन सारे आइडियाज से डरने लग गए। जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो काफी ज्यादा डरने लग गए, उन्हें ये लगा कि उनकी मोनार्की का एंड हो जाएगा। ये जो मैंने शॉर्ट पॉइंट बताए उन्हीं का लॉन्ग पॉइंट है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ब्रिटेन, हॉलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, पोर्टुगल, इन सब ने मिलके, मैंने आपको बताया था कि इन सब ने मिलके क्या किया, इन सब ने मिलके बेटा एक कॉन्फेडरेशन बनाया, कॉन्फेडरेशन ऑफ पावर 1793 में। पर भैया नेपोलियन, उसने जाकर क्या किया बेटा, 1797 में जाके ऑस्ट्रिया को हरा दिया। क्या किया नेपोलियन ने, ये है हमारे नेपोलियन जी, ये गए और ऑस्ट्रिया के साथ, अपनी आर्मी के साथ भी गए थे, अकेले नहीं गए थे, इतने भी पावरफुल नहीं थे, आर्मी भी गई थी इनके साथ, ठीक है। तो ये गए अपनी आर्मी के साथ, आर्मी के चुंगू उंगू बना देती हूँ भैया, ये लो भैया, ठीक है। तो अपनी आर्मी के साथ गए, कहाँ गए बेटा, ऑस्ट्रिया गए, और ऑस्ट्रिया को जाकर हरा दिया, तो अब नेपोलियन ऐसे था, है हमसे कोई ताकतवर, ठीक है, ऐसे अपनी कॉलर वॉलर खड़ी करके, है कोई हमसे ताकतवर, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज हुई बेटा। अब सिंपल सी एक बात है कि जब उसने ऑस्ट्रिया को हरा दिया तो इन लोगों को भी थोड़ा डर लगा कि भाई ये तो बहुत पावरफुल है, इसको हराने के बाद एक्चुअल में क्या हुआ कि जब नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया तो उसने फिर फ्रांस के अंदर क्या किया, जो ये डायरेक्टरी का सिस्टम था ना, 5 लोगों की डायरेक्टरी वाला, वो बेटा खत्म कर दिया और फ्रांस का एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, जिसमें उसने कॉन्सुलेट सिस्टम की बात करी, जिसमें 3 कॉन्सुल होंगे। कौन से सिस्टम की बात करी, ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में उसने बेटा इंट्रोड्यूस किया, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, उसने बेटा इंट्रोड्यूस किया एक नया सिस्टम जिसे बोला गया बेटा कॉन्सुलेट सिस्टम। कौन सा सिस्टम, कॉन्सुलेट सिस्टम बोला गया उसे। और इस सिस्टम में बेटा 3 काउंसिल होती, 1 2 3, तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल होती है आपकी फर्स्ट वाली, और फर्स्ट वाले में ही कौन था, नेपोलियन। तो एक्चुअल में ये हुआ कि जब उसने ऑस्ट्रिया को हरा दिया, हराने के बाद उसने फ्रांस में जो डायरेक्टरी सिस्टम था उसे खत्म कर दिया कि भाई बहुत हो गया, ये 5 लोगों की डायरेक्टरी से हटाओ, ठीक है। उसे हटाने के बाद उसने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें उसने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सुलेट सिस्टम, जिसमें बेटा 3 काउंसिल होते थे, पहला, दूसरा, तीसरा। नेपोलियन आता था 1 में, और जो नेपोलियन था वो काफी ज्यादा पावरफुल था, और उसने सारी पावर, मोस्टली पावर बेटा काउंसिल नंबर 1 को दे रखी थी, जिसमें वो खुद एडमिनिस्टर कर रहा था। अब उसको हम पढ़ेंगे कि भाई सिंपल सी बात है कि जब उसने, हाँ यहाँ पे बेटा सेम लाइन है, वो शॉर्ट पॉइंट पे था, यहाँ पर लॉन्ग पॉइंट लिखे हैं क्योंकि एग्जाम में आपको लॉन्ग पॉइंट ही
लिखने पड़ेंगे ना, वो तो आपको समझाने के लिए मैम शॉर्ट पॉइंट यूज कर लेती है, राइट। तो सिंपल सी बात है, ऑस्ट्रिया को हराने के बाद नेपोलियन ने डायरेक्टरी सिस्टम को खत्म किया और एक कॉन्सुलेट सिस्टम बनाया, और उसके साथ साथ बेटा एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन भी बना दिया। उसके बाद उसने उसमें 3 काउंसिल बनाए, जो कि मैंने आपको बताया 1 2 3, ठीक है। 1 में नेपोलियन खुद रहा, उसने खुद को दी इसकी पोजीशन, और उसने अपने आप को 1804 में क्या बोल दिया, आई एम द एम्परर ऑफ फ्रांस। है क्या कोई मुझसे महान, मैं हूं आज से फ्रांस का राजा, मैं हूं यहाँ का एम्परर। कब बोल दिया इसने, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्सुलेट सिस्टम, यानी कि वो 3 काउंसिल वाला सिस्टम बनाने के बाद 1804 में इसने बोला कि भैया आई एम द एम्परर ऑफ फ्रांस, आज से मैं हूं, क्या मैं हूं, फ्रांस का एम्परर, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है बेटा, सिंपल सी बात है भाई, उसने ये जो कॉन्सुलेट सिस्टम था ये 1799 से 1804 तक चलाया। डायरेक्टरी को उसने आते ही खत्म कर दिया, ठीक है, आते ही बिल्कुल उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। कॉन्सुलेट में बेटा 3 आदमी होते थे, जिसमें पहला वाला नेपोलियन खुद था, और उसने इसमें 1804 तक रूल किया। आगे जाके ये सिस्टम भी वो हटाएगा, देखेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ इसके बाद भाई, इस कॉन्सुलेट जो 3 आदमियों की कॉन्सुलेट बनी थी, जिसमें नेपोलियन ने खुद को फर्स्ट पे रखा था, मैं बार बार बताई जा रही हूँ तो याद रखना कि नेपोलियन ने इसको फर्स्ट पे उसने खुद को रखा था, ठीक है। अब जब उसने फर्स्ट काउंसिल में खुद को रखा तो आपको पता है कि भाई वो कितना स्ट्रांग होगा, राइट। तो क्या क्या कर सकते थे फर्स्ट काउंसिल में, नेपोलियन के पास क्या क्या राइट्स थे, देखो। वो रेडिकल जैकोबिन्स को क्या कर सकता था बेटा, जो ये रेडिकल्स जैकोबिन्स थे, इन जैकोबिन्स को बेटा कंट्रोल कर सकता। इसके अलावा कि भाई ये उन नॉबल्स की हेल्प कर सकता था जो फ्रांस वापस आना चाहते थे। इसके अलावा उसने एक एग्रीमेंट, वेटिकन का एक जो एग्रीमेंट है उसको भी साइन किया। इसको आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, आपकी बुक में नहीं है इतना। इसके बाद इसने क्या किया बेटा, एक सिविल कोड को एस्टैब्लिश किया और गारंटी दी किस चीज की, इक्वालिटी अंडर द लॉ, यानी कि कानून के सामने, या कानून के सामने बेटा, समक्ष तो बहुत ही हिंदी वर्ड हो जाएगा, आपको कहीं दिक्कत हो जाए। तो नेपोलियन ने क्या बोला, क्या गारंटी दी, उसने इक्वालिटी को प्रमोट किया बेटा, और इक्वालिटी को प्रमोट करने के साथ साथ उसने बोला कि भाई हम सब कानून के सामने इक्वल हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अलग ट्रीटमेंट मिलेगा आप अगर रिच हो, और इनको बहुत लोअर ट्रीटमेंट मिलेगा अगर ये पुअर है, नहीं। उसने बोला जो क्राइम करेगा सबको सेम पनिशमेंट मिलेगी। तो उसने इक्वालिटी अंडर द लॉ को बेटा काफी ज्यादा प्रमोट किया। उसने साथ साथ लिबर्टी को भी काफी प्रमोट किया, और चर्च और स्टेट के सेपरेशन को भी प्रमोट किया कि भैया चर्च और स्टेट अलग अलग है, एक नहीं है, इनको भी सेपरेट किया उन्होंने। इसके अलावा उसने एक फ्री इकोनॉमी प्रमोट की, एजुकेशन और पब्लिक को, कि भैया लोगों को फ्री एजुकेशन दी जाए, लोगों को फ्री एजुकेशन दी जाए, इन्हें फ्री नॉलेज दी जाए। तो मतलब यहां तक देखो वो सही काम कर रहा था। क्या उसने कोई गलत काम किया, नहीं किया ना। एजुकेशन को फ्री में दे रहा है भाई, क्या चाहिए। इसके अलावा इक्वालिटी की बात कर रहा है कि कानून के सामने सब समान है, इक्वालिटी अंडर द लॉ को वो प्रमोट कर रहा है। इसके बाद वो लिबर्टी की बात कर रहा है। इसके साथ साथ उसने फ्रेटर्निटी को काफी प्रमोट किया। तो भाई वो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 3 आइडियाज निकल कर आए थे ना, वो इनसे दूर नहीं भागा, बल्कि नेपोलियन ने इन आइडियाज का ही यूज करके, इन आइडियाज के थ्रू क्या करा, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को बेटा संभालना ठीक समझा। तो ये उसकी पावर थी फर्स्ट कॉन्सुलेट में। अब बेटा नेपोलियन की जीते, है ना, क्या क्या जीत थी उसकी। नेपोलियन अंडरटुक मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट द कोएलिशन ऑफ यूरोपियन पावर्स। अब भाई कोएलिशन और कॉन्फेडरेशन में कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों का मतलब गठबंधन ही होता है कि भाई जो लोग एक साथ थे। तो एक्चुअल में क्या हुआ, जो ये यूरोपियन कंट्रीज एक साथ थी ना, जिन्होंने 1793 में कॉन्फेडरेशन ऑफ पावर्स किया था, नेपोलियन ने इनके खिलाफ बेटा क्या करा, मिलिट्री ऑपरेशंस चला दिए कि भाई ये कोई बात नहीं है कि अब तुम एक साथ रहोगे, मैं तो सबको तोड़ूंगा, सबको। तो उसने क्या किया, जो ये यूरोपियन पावर्स का एक कॉन्फेडरेशन बना था बेटा, उनको जाकर क्या किया, ब्रेक करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशंस चलाए, ताकि भाई क्या हो जाए, मिलिट्री ऑपरेशन चलाएंगे तभी तो वो खत्म होंगे। तो उसने इस मिलिट्री ऑपरेशन में बेटा इटली के कुछ पार्ट्स को, ऑस्ट्रिया को, स्पेन को, हॉलैंड को और जर्मनी को बेटा जीत लिया। ठीक है, इटली, ऑस्ट्रिया, स्पेन, हॉलैंड एंड जर्मनी के कुछ पार्ट्स को उसने क्या कर लिया बेटा, जीत लिया। और जीतने के बाद उसने क्या किया बेटा, जर्मनी में जाकर उसने भी एक कॉन्फेडरेशन फॉर्म की, कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन।
कौन सी कॉन्फेडरेशन फॉर्म करी बेटा? उसने भी कॉन्फेडरेशन फॉर्म करी, कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन। राइन जर्मनी का ही एक प्लेस है जिसमें उसने क्या किया, 38 जर्मन स्टेट को बेटा क्या कर दिया, उस कंट्री से फ्री करवा दिया, रोमन एम्पायर से क्या कर दिया, फ्री करवा दिया। ये किया उसने, ठीक है। उसने क्या किया बेटा, सबसे पहले उसने जो यूरोपियन पावर्स बनी थी जिन्होंने आपस में कॉन्फेडरेशन किया था 1793 में, बताया था ना अभी कुछ टाइम पहले, तो इन पे जाके इन यूरोपियन पावर्स पर जाकर बेटा अटैक किया, और अटैक करने के बाद उसने ऑस्ट्रिया, इटली के कुछ पार्ट्स, ठीक है, स्पेन, हॉलैंड, जर्मनी, इन पर क्या करा बेटा, कब्जा करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ बेटा जर्मनी में उसने कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन किया, और जो 38 जर्मन स्टेट्स थे जो कि रोमन एम्पायर के अंदर आ रहे थे, ठीक है, होली रोमन एम्पायर के अंदर आ रहे थे, उनको वहां से फ्री कर दिया कि आज से तुम फ्री हो और हमारे साथ हो, हमारे अंदर हो तुम, ठीक है। तो ये चीज करी इन्होंने। इसके साथ साथ भाई इसने 1807 में all the major power except Britain had come under his domination. He signed the Treaty of Tilsit. Oh my God, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ तिलसित। किसके साथ करी, अलेक्जेंडर वन, ठीक है। ये क्या थे बेटा, सिजार ऑफ रशिया। सिजार मतलब, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो सिजार का मतलब होता है बेटा किंग। क्या मतलब होता है, किंग, ठीक है, जार बोलते हैं, रशिया के किंग को जार बोलते हैं। अब सुनना मेरी बात, क्या हुआ, 1807 तक इसने मोस्टली यूरोपियन पावर को अपने अंडर कर लिया, ठीक है, उन पे जीत हासिल कर ली। लेकिन एक ही पावर थी, और यही पावर आखिर में इसके हारने का भी रीजन बनने वाली है। इसके मन में क्या आ गया था कि मुझे ब्रिटेन को जीतना है। अब किसी की बुक में इंग्लैंड होगा तो कंफ्यूज मत होना, सेम चीज है, ठीक है। तो क्या हुआ कि भाई इसको हो गया था कि मैं ब्रिटेन को कैसे जीतूं, ये मेरे डोमिनेशन के अंदर नहीं आ रही, इसको मैं डोमिनेट नहीं कर पा रहा, तो इसको मच रही थी खलबली। अब इसने क्या किया, इसने कहा कि भैया कुछ तो करना पड़ेगा, सॉरी पावर मेरे अंदर आ गई, लालच बुरी बला है। तो इसने क्या सोचा, सारे यूरोपियन पावर मेरे अंदर आ गई, अब तो मेरे को इस ब्रिटेन को भी लेना है, मैं इस ब्रिटेन को भी पाके रहूंगा, ठीक है, इसने ये सोचा। अब इसने सोच तो लिया, तो इसने क्या किया बेटा, अलेक्जेंडर वन जो कि रशिया के किंग थे उनके साथ, अब सिकंदर मत समझना, सिकंदर महान वो अलग थे, ठीक है। तो इसने क्या करा, ब्रिटेन को डोमिनेट करने के लिए इसने एक रास्ता अपनाया। रास्ता था बेटा ट्रीटी ऑफ तिलसित। ये इसने की रशिया के किंग अलेक्जेंडर वन के साथ, ठीक है, जिसमें इसने क्या किया कि जो जर्मनी का जो ये किंग है, ठीक है, सॉरी रशिया का जो ये किंग है, मुंह से टंग स्लिप हो गई, रशिया जर्मनी निकल गया। क्या हुआ कि जो ये रशिया का किंग है बेटा, उसने ये एक्सेप्ट किया, क्या एक्सेप्ट किया, कॉन्टिनेंटल सिस्टम ऑफ नेपोलियन। उसने कॉन्टिनेंटल सिस्टम ऑफ नेपोलियन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, और माना कि भाई हाँ नेपोलियन मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और मैं भी इंग्लैंड के अगेंस्ट हूं, कल को तुम दोनों की वॉर होती है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, नेपोलियन का साथ देगा। क्या हुआ, सुनो मेरी बात, मुझे पता है कंफ्यूज हो जाओगे तो ध्यान से सुनो। ये है नेपोलियन, मैं चला है ना, ये है नेपोलियन भैया। कौन है ये, नेपोलियन, ठीक है। इसने क्या किया, सारे यूरोपियन पावर्स को डिफीट किया, मोस्टली बहुत सारी यूरोपियन पावर्स को क्या किया बेटा, डिफीट किया, हरा दिया, ठीक है। अब हराने के बाद क्या हुआ, ये एक को नहीं हरा पा रहा था, वो एक कौन थी बेटा, ब्रिटेन थी, ठीक है, इसको नहीं हरा पा रहा था ये, ठीक है। अब इसका मुंह यहाँ पे बन गया, इसको नहीं हरा पा रहा मैं, क्या करूं क्या करूं। तो इसने ब्रिटेन को हराने के लिए क्या किया, एक रास्ता अपनाया। इस रास्ते का नाम था बेटा ट्रीटी ऑफ तिलसित। इस रास्ते का नाम था बेटा ट्रीटी ऑफ तिलसित, ठीक है। ट्रीटी ऑफ तिलसित इसने किससे की भाई, जार ऑफ रशिया, ठीक है, जार ऑफ रशिया। कौन थे बेटा ये थे बेटा अलेक्जेंडर वन, अलेक्जेंडर वन। इसके साथ इन्होंने ये रास्ता निकाला, जो ये ट्रीटी ऑफ तिलसित निकाली, इसको क्या कर लिया, साइन कर लिया, साइन कर लिया। अब इस ट्रीटी के थ्रू किंग को क्या करना था, इस ट्रीटी के थ्रू किंग को क्या करना था भाई, इसने नेपोलियन का कॉन्टिनेंटल सिस्टम एक्सेप्ट किया, इसने नेपोलियन का कॉन्टिनेंटल सिस्टम एक्सेप्ट किया, ठीक है। और उसके साथ साथ इसने प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस किया कि भाई अगर कल को इंग्लैंड जो है, कल को भाई इंग्लैंड और नेपोलियन
यानी कि फ्रांस का वॉर होता है तो भाई नेपोलियन तुम चिंता मत करो, मैं तेरा साथ दूंगा भाई। क्या भाई भाई भाईचारा, राइट। तो इसने ये बात बोली। तो ये थी बेटा आपका ट्रिटी ऑफ तिलसित। ठीक है, कॉन्टिनेंटल सिस्टम क्या है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है बेटा, हाइट ऑफ नेपोलियन पावर, कि भैया नेपोलियन की पावर की हाइट कहां तक गई। कॉन्टिनेंटल सिस्टम बताऊंगी आगे, कंफ्यूज मत होना। उस ट्रिटी ऑफ तिलसित में 2 पॉइंट है। पहला है बेटा आपका कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो मैं आगे बताऊंगी, और दूसरा है बेटा आपका कि भाई उसने प्रॉमिस किया कि मैं आपके साथ हूं और इंग्लैंड के खिलाफ हूं। ठीक है, ट्रिटी ऑफ तिलसित विद रशिया मार्क द हाइट ऑफ नेपोलियन पावर इन यूरोप। सिंपल सी बात है कि जो ये ट्रिटी हुई थी तिलसित की, इसने ये दिखा दिया था कि भैया नेपोलियन की पहुंच कहां तक है। ठीक है, अब उसने इसके साथ साथ बेल्जियम, जेनुआ, डलमाटिया, क्रोटिया, इन सबको धीरे धीरे क्या कर लिया बेटा, एनेक्स कर लिया, सब पे कब्जा कर लिया। ठीक है, उसने अपनी अथॉरिटी, अपना राज्य बेटा बहुत ही ज्यादा बढ़ा लिया। ठीक है, हॉलैंड में उसने लुइस बोनापार्टे अपने भाई को बिठा दिया एज अ किंग। फिर इटली में उसने जेरोम बोनापार्टे को बिठा दिया। स्पेन में उसने जोसेफ बोनापार्ट को बिठा दिया। ठीक है, तो ऐसे उसने क्या किया, हर जगह उसने धीरे धीरे करके अपने भाइयों को किंग बनाना शुरू कर दिया, है ना। कि भाई हॉलैंड में उसने लुइस बोनापार्ट को बनाया किंग, इटली में उसने जोसेफ बोनापार्ट को बनाया। इसके अलावा ऐसी मतलब उसने बहुत सारी जगह अब अपने भाइयों को एज अ किंग क्या करने लग गए बेटा, एज अ किंग बेटा पोस्टेड करने लग गया कि भैया सारी जगह कौन, एक ही बस नेपोलियन। ठीक है, तो उसने ये सारी चीजें की। अब इसके बाद एक्चुअल में क्या होता है कि भाई जो रशिया, डेनमार्क और स्वीडन है ये नेपोलियन के दोस्त बन गए, है ना। ये नेपोलियन के क्या बन गए, दोस्त बन गए। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, राइट। तो यही हुआ कि रशिया, डेनमार्क और स्वीडन भाई अभी इस टाइम पे नेपोलियन के बढ़िया दोस्त बन गए। सिर्फ एक इंग्लैंड था वो ना तो बेटा दोस्त बन रहा था, ना वो बेटा क्या हो रहा था, नेपोलियन उसे डोमिनेट कर पा रहा था, अपने अंदर ला पा रहा था। होल यूरोपियन मेनलैंड एक्सेप्ट द बल्कन वर कवर्ड बाय नेपोलियन और हिज एलाइज। भाई वैसे तो जितनी भी आप कह सकते हो यूरोपियन का जितना भी मेनलैंड है, वैसे तो वो सब कुछ नेपोलियन ने कवर कर लिया था, बट बल्कन का कुछ जो लैंड था वो बाकी था, जो नेपोलियन और उसके एलाइज द्वारा क्या हो रहा था बेटा, कवर नहीं हो पा रहा था। तो ये है मैप, इसको आप देख सकते हो कि भाई कैसे धीरे धीरे उसने सबको जाके जीतना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये यूरोप का मैप है बेटा, इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो ये है कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन, ये है कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन, यहाँ पर भी भैया वो, यहाँ पर भी वो। ठीक है, आप हर जगह देख सकते हो। कौन, सिर्फ नेपोलियन उसने, यानी कि सिर्फ इस ब्रिटेन को, जो ये ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है, इसको छोड़ के वो बेटा हर जगह घुस चुका था। किसके लिए, रूलिंग पावर के लिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, नेपोलियन क्या चाहता था कि भाई मैं ब्रिटिशर्स को हराऊं कैसे भी। कहते हैं ना जब उसने सब कुछ जीत लिया तो वो शांति से बैठ भी सकता था, है ना, आगे अपना एम्पायर अच्छा चलाता। बट उसके अंदर एक जिद आ गई, एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि भैया मुझे इस ब्रिटिशर को हराना है, कैसे भी इस इंग्लैंड को भैया अपने अंदर मिलाना है, कैसे भी इस पर डोमिनेट करना है, ये क्यों नहीं हार रहे मेरे से। He uses the continental system। इसने बेटा एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम यूज किया। अब क्या था ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम, मैं आपको बता देती हूँ, इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी है, आप आराम से याद कर सकते हैं। A circling of Europe in order to prevent England from trading with the continent. With this plan, Napoleon hopes to break the financial back of the British Empire. It failed. Everyone still traded with Britain. क्या था ये continental system? ये continental system क्या था कि भाई इसने क्या बोला, नेपोलियन ने बोला ये ब्रिटेन है, नेपोलियन ने बोला ये ब्रिटेन है। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि भैया जितनी भी यूरोपियन पावर्स है या जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको बोला कि भैया आप कॉन्टिनेंटल सिस्टम को फॉलो करो और ब्रिटेन के साथ क्या मत करो, ब्रिटेन के साथ ट्रेड मत करो। ये बोल दिया कि भाई कुछ भी करो लेकिन ब्रिटेन के साथ ट्रेड मत करो। ठीक है, किसने बोल दिया ये बोला कॉन्टिनेंटल सिस्टम में नेपोलियन ने। लेकिन भैया ये हो गया फेल क्यों हो गया कि ब्रिटेन में आ गया था बेटा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन।
फैक्ट्रीज चल गई, काम कर रहे हैं, उसे मजदूर भी चाहिए, मार्केट भी चाहिए, लोगों को भी उससे फायदा हो रहा है। तो यूरोपियन कंट्रीज ने सोचा भाई हम क्यों इसके चक्कर में पड़े, ये अपने आप ही फालतू में ब्रिटेन से दुश्मनी ले रहा है। ये क्या मतलब हुआ कॉन्टिनेंटल सिस्टम, कॉन्टिनेंटल सिस्टम, ये क्या मतलब है कि कोई भी यूरोपियन कंट्री ब्रिटेन के साथ ट्रेड नहीं करेगी। अब नेपोलियन ये सोच रहा था कि अगर कोई भी कंट्री यूरोप के साथ ट्रेड नहीं करेगी तो इससे क्या होगा, इससे भाई भैया पैसा सबसे बड़ी चीज है। अगर ट्रेड ही नहीं होगा तो ब्रिटेन की जो फाइनेंशियल बैक है वो टूट जाएगी। अब इसने सोचा तो ये सही, लेकिन भाई इसकी बात कोई क्यों मानेगा, राइट। ये सिस्टम जो उसने चलाया ये हो गया फेल। क्यों? क्योंकि सभी आज भी मतलब, लेकिन सभी बेटा उस समय भी क्या कर रहे थे, ब्रिटेन के साथ ट्रेड कर रहे थे। तो भैया ये सिस्टम हो गया फेल। तो यहां से जो ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम है यही इसके नेपोलियन के एम्पायर की डिक्लाइनेशन बनेगा। कैसे बनेगा भाई, जब सिंपल सी बात है, ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम उसने सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के लिए बनाया था कि भैया उसने अपने आप ही इंग्लैंड को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया कि भाई सबसे बड़ा दुश्मन मेरा इंग्लैंड है, इसको हराना है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कॉन्टिनेंटल सिस्टम। ठीक है, अब भाई सिंपल सी बात है, ये चाह रहा था कि भाई कैसे भी करके भाई हर एक चीज हो जाए भैया, हमें जरूरत ना पड़े। तो इसने क्या किया, द डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्रेंच फ्लीट बाय द ब्रिटिश नेवी एट Trafalgar made Napoleon sure that is practically impossible for him to cross the English Channel and attack England. Therefore, he thought to ruin England by excluding her from the markets of European continent. इसने ये सोच लिया था कि भैया अगर मैं इंग्लिश चैनल को पास करके इंग्लैंड तक जाऊंगा तो भैया वो इम्पॉसिबल है, मैं वहां उसे हरा नहीं पाऊंगा। तो मैं कैसे हराऊं, अब मैं कैसे हराऊं, जब मैं वॉर में नहीं हरा पा रहा तो मैं कैसे हराऊं। तो इसने सोचा कि इसीलिए इसने कॉन्टिनेंटल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कि भाई मैं इसको ट्रेड ही नहीं करने देता, जब इसके साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा तो ब्रिटेन अपने आप ही खत्म हो जाएगा, तो मेरी जीत आसान हो जाएगी। बट मैंने आपको बताया कि भैया ये फेल हो गया, सिंपल सी बात है, ये फेल हो गया। ही डिक्लेयर ग्रेट ब्रिटेन टू बी अ स्टेट ऑफ ब्लॉकेड बाय issuing a decree and no European country was allowed to trade with England. Moreover, no vessel coming directly from Britain on her colonies would be allowed into any port under French control. This system is called continental system. इसने साफ बोला कि भाई ग्रेट ब्रिटेन के साथ कोई भी यूरोपियन कंट्री ट्रेड नहीं करेगी। हम एक ब्लॉकेड लगा रहे हैं। ब्लॉकेड मतलब बेटा कि किसी को भी ये आजादी नहीं है, नेपोलियन किसी को भी अलाउ नहीं कर रहा है कि आप ग्रेट ब्रिटेन के साथ जाके क्या करोगे, ट्रेड करोगे। सारा सामान जो भी ब्रिटेन पे जा रहा है वो भाई किसी पोर्ट से ही जा रहा होगा ना, है ना, कोई बंदरगाह ही होगा, कोई जहाजों में भर के ही जा रहा होगा, राइट। तो इसने क्या बोला, हर जगह भैया फ्रेंच का कंट्रोल रहेगा हर एक पोर्ट पे, और क्या नहीं करना, ट्रेड नहीं करना। तो ये सबका एकदम से ब्रिटेन को इग्नोर करने का जो ये सिस्टम, इसने जो ये ब्लॉकेड का जो इसने सिस्टम बनाया बेटा, इसी को कॉन्टिनेंटल सिस्टम कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 3 स्लाइड से मैं आपको यही बता रही हूँ, ठीक है। अब कंसिक्वेंसेस ऑफ कॉन्टिनेंटल सिस्टम, अब इसके कुछ परिणाम तो निकलने ही थे। क्या निकला परिणाम? आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो कि मैं आपको बता चुकी हूं कि भाई इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया था। अब ये मत पूछना मैम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है, बेटा भैया वर्कर्स को भगा दो, मजदूरों को भगाओ, सारा काम मशीन करेगी, राइट। याद आ गया, ये था मशीनरी एज, है ना, द एज ऑफ मशीनरी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मशीनें आ गई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज डिपेंड हो गई भाई इंग्लैंड पे। अब उसको जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज की जो नेसेसरी जो जरूरतें थी, जो चीजें थी, अब वो यूरोपियन कंट्री की जितनी भी जरूरतें थी वो अब बेटा कौन दे पा रहा था, वो ब्रिटेन दे पा रहा था। तो अब वो मजबूर हो रही थी कि भाई ये क्या सिस्टम है, इसके चक्कर में हम क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। Therefore, these countries were naturally displeased with Napoleon and they disagreed the continental system. Napoleon declared war against those who violated the continental system. Thus, the system was partly responsible for Napoleon downfall. कि भाई कंट्रीज ने मना कर दिया कि भैया हमें तो जरूरत है ब्रिटेन की, हम क्यों फालतू में तेरी दुश्मनी के चक्कर में हम क्यों भैया अपना लॉस करें। तो उन्होंने सारी मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज ने बेटा नेपोलियन का ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम मानने से ऐसे इनकार कर दिया, ठीक है। तो जब उन्होंने ऐसे इनकार कर दिया तो भैया नेपोलियन को आ गया गुस्सा, क्या करूं मैं क्या करूं, इन्होंने मना कैसे किया, इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। तो भाई सिंपल सी बात हुई कि जब इन्होंने मना कर दिया ना तो नेपोलियन को आ गया गुस्सा और उन्होंने इन सबके खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी कि मैं सबके साथ एक एक को चुन के मारूंगा, एक एक के साथ क्या करूंगा, लड़ाई करूंगा और अपना बदला लूंगा।
और बेटा यही सबके साथ वॉर की जो उसने ये शुरुआत करी, यहीं से नेपोलियन का बेटा डाउनफॉल शुरू हो गया, यहीं से क्या हो गया, उसका एंड हो गया। ठीक है, आगे अभी और है, पढ़ते हैं। चलो क्या क्या रीजन थे डिक्लाइन ऑफ नेपोलियन एम्पायर। पेनिनसुलर वॉर सबसे बड़ा रीजन बना, पेनिनसुलर वॉर जिसे स्पेनिश अल्सर भी कहते हैं, हो सकता है किसी की बुक में स्पेनिश अल्सर हो। क्या हुआ कि जब भाई ये स्पेन के लोगों के अंदर भी ना नेशनलिज्म की फीलिंग जग गई। ठीक है, क्या फालतू में ये क्या क्यों कर रहा है। नेपोलियन रूल्ड पोर्टुगल टू डिप्राइव इंग्लैंड हार्बर्स, मार्च टुवर्ड स्पेन, मेड हिज ब्रदर एज किंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलप्ड स्पेनिश पीपल, फर्स्ट सीरियस opposition on land to Napoleon, French army occupied in Peninsula at time when Napoleon needed। हुआ क्या बेटा, सिंपल सी एक बात बताती हूँ, इस वॉर को बेटा पेनिनसुलर वॉर या स्पेनिश अल्सर भी कहते हैं कुछ लोग। हुआ क्या था, नेपोलियन ने क्या किया बेटा, जितने भी हार्बर्स थे इंग्लैंड के, उन सबको बेटा क्या कि वापस जाओ, डिप्राइव मतलब हटा देना, भेज देना, ये करना शुरू कर दिया। तो भाई इससे क्या हुआ, उसके बाद उसने क्या किया, ये काम करने के बाद ना स्पेन की तरफ चल पड़ा और वहां स्पेन में जाके अपने भाई को क्या बना दिया, वहां का राजा बना दिया। यहीं से स्पेन के लोगों के अंदर बेटा एक नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो गई कि भाई तू है कौन, एक तो हमारी कंट्री को ट्रेड करने से रोक रहा है, ऊपर से आके यहीं पे राजा बना रहा है अपने भाई को। उनके अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो गई बेटा। ठीक है, और यहीं से एक सीरियस जो अपोजिशन था, अब तक इतने कोई नेपोलियन के खिलाफ नहीं थे क्योंकि वो इतना कुछ गलत नहीं कर रहा था, बट यहां से जो पहली बार ऐसा हुआ कि नेपोलियन के खिलाफ ये लोग होने लग गए और वॉर छिड़ गया। और जब उस समय नेपोलियन जब वॉर कर रहा था वहां पर, ठीक है, तो एक्चुअल में प्रॉब्लम ये हुई कि नेपोलियन की जो आधी आर्मी थी ना बेटा, वो पेनिनसुला में फंसी थी, जिसकी वजह से जब नेपोलियन को जरूरत थी तब वहां उसकी आर्मी पहुंच नहीं पाई और वो इस वॉर में हार गया। ठीक है, ये थे शॉर्ट पॉइंट। लॉन्ग पॉइंट यही है कि भाई पोर्टुगल ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम को अपनाने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से नेपोलियन बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो गया। उसने क्या किया, स्पेन से लड़ाई करी, स्पेन को हरा दिया, अपने भाई को राजा बना दिया। लेकिन भाई जैसे ही उसने राजा बनाया, लोगों के अंदर कहते हैं ना एक नेशनलिज्म की फीलिंग जग गई कि भाई ये तेरी बहुत गलत बात है, ये नहीं चलेगा। स्पेनिश पीपल गॉट एंग्री और उन्होंने नेपोलियन के खिलाफ बेटा एक वॉर क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया कि भाई हम तो तेरे खिलाफ हैं। और एक्चुअल में यही हुआ कि ब्रिटिश आर्मी पहुंच गई और उन्होंने स्पेनिश पीपल की क्या करी बेटा, हेल्प की। नेपोलियन फोर्सेस वर कीप्ड ऑक्यूपाइड इन दिस पेनिनसुला फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ही कुड नॉट यूज हिज फोर्स नीडेड एल्सवेयर। तो एक्चुअल में यही हुआ, ब्रिटिश आर्मी पहुंच गई, लेकिन जो नेपोलियन की आर्मी थी वो अभी भी कहाँ थी बेटा, पेनिनसुला में बहुत लंबे समय से फंसी हुई थी, वो कहीं और वॉर पे ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। तो यहाँ जब नेपोलियन को जरूरत थी तब वो आर्मी नहीं पहुंच पाई और नेपोलियन की क्या हो गई, हार बेटा। नेपोलियन के यहाँ पर क्या हो गई, हार हो गई। इसीलिए इसे स्पेनिश अल्सर भी कहा जाता है, इसीलिए इसे स्पेनिश अल्सर भी कहा जाता है। ये कुछ सीन्स हैं, ये कुछ पिक्चर्स हैं, इन्हें आप देख सकते हो। इस तरीके का ये पूरा वॉर हुआ था, किस तरीके से ये लड़ाइयाँ हुई, तो इन पिक्चर्स को आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद बेटा रिवॉल्ट इन प्रशिया। प्रशिया मैम जर्मनी का पुराना नाम है बेटा। ठीक है, क्यों बेटा, वहां पर क्यों हुआ, क्यों 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 हो गया वहां पर, हार्श ट्रीटमेंट विद पॉप। भैया नेपोलियन ने जो वहाँ का पॉप है उसके साथ बेटा बहुत ही ज़्यादा क्या किया, एकदम हार्श ट्रीटमेंट किया, कैथोलिक चर्च के बिल्कुल अपोज हो गया। तो यहाँ पर भी क्या हुआ बेटा, नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई। ठीक है, लोगों को समझ आने लग गया। लॉन्ग पॉइंट्स में देखते हैं हम एक्चुअल में क्या हुआ। पर्शिया में भी बेटा फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म की वजह से कि भैया हमें हमारे देश से प्यार है, हमें चाहिए आज़ादी। ठीक है, तो इसकी वजह से ये चीज़ हुई कि भाई नेपोलियन ने, आपको पता है, पॉप के अगेंस्ट, पॉप नहीं मान रहा था, नहीं मान रहा था वो नेपोलियन की बातें। तो नेपोलियन ने बोला अच्छा मेरी बात नहीं मानेगा, तो उसने पॉप के साथ बहुत हार्श ट्रीटमेंट किया, कैथोलिक चर्च के बिल्कुल अपोज हो गया, उसने कैथोलिक्स को अपना एनिमी बना लिया। तो एक्चुअल में यही निकला कि वो सब एक नहीं, वो सारे एक हो गए और उन्होंने अपनी आवाज उठा दी, किसके खिलाफ, नेपोलियन के खिलाफ। और यहाँ पर भी क्या हो गया बेटा, रिवॉल्ट शुरू हो गया। यहाँ पर भी क्या हो गया बेटा, रिवॉल्ट जो है वो शुरू हो गया। इसके बाद दी रशियन कैंपेन। यहाँ पर क्या हो गया, जो किंग था अलेक्जेंडर वर, उसने मना कर दिया। अब आ गए रशियन कैंपेन पे। क्या हो गया भाई, अलेक्जेंडर वर ने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं मान रहा हूं अब आपकी ट्रीटी ऑफ तिल्सित या कॉन्टिनेंटल सिस्टम, मेरे को नहीं मानना है, मेरे को भी तो ट्रेड करना है। तो फिर क्या होता है बेटा, नेपोलियन अटैक्ड इन जून 1812। नेपोलियन ने वहां पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। ठीक है, और सिंपल सी बात क्या करी नेपोलियन ने,
मैं बताती हूँ एक्चुअल में हुआ क्या। कहानी सुनो इन पॉइंट्स को, मैं आगे लॉन्ग पॉइंट्स में बताती हूँ। अलेक्जेंडर ने मना कर दिया कि भैया हम नहीं, हम तुम्हारी ट्रीटी नहीं मान रहे, हम तुम्हारा कॉन्टिनेंटल सिस्टम नहीं मान रहे, और उसने अपने पोर्ट्स को ओपन कर दिया ब्रिटिश के शिप्स के लिए कि भैया आओ आप हमारे साथ ट्रेड कर लो, हम नेपोलियन को नहीं मान रहे। तो क्या करा, नेपोलियन आया, गुस्से में आया, उसने क्या करा, जून 1812 में अटैक किया और बहुत फोर्स किया कि इन शिप्स को वापस भेज दो, वापस भेज दो, ठीक है। और यहाँ से वॉर शुरू हुआ क्योंकि अलेक्जेंडर वो उनकी बात नहीं मान रहा था। अब रशिया में बेटा इतनी ठंड होती है कि जो नेपोलियन की आर्मी आई थी वो ठंड को सरवाइव नहीं कर पा रही है, वो ऐसे तो लड़ेगी नहीं, गोली मार रही है और कपड़ियां, ऐसा तो अब हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना ऐसा। तो एक्चुअल में यही हुआ कि वो ठंड को वहां पर सरवाइव ही नहीं कर पाई, और यहां भी बेटा नेपोलियन की हार हो गई, भाग गई यहाँ पे भी आर्मी, ठीक है। यहां पर भी हार हो गई, जो कि मैंने आपको बता दिया कि अलेक्जेंडर ने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा, नहीं नेपोलियन का कॉपरेट करूंगा ब्रिटिश शिप्स के लिए। उसने अपने पोर्ट्स खोल दिए। नेपोलियन ने जून 1812 में अटैक कर दिया, ठीक है, सेम, ठीक है। अब सिंपल सी चीज है, रशियन की विंटर इतनी ज्यादा थी कि भैया आर्मी सहन नहीं कर पाई और चले गए वो, ठीक है। यहां पर भी भैया हार हो गई। अब आगे क्या था, फॉर्मेशन ऑफ अ कोएलिशन। क्या हुआ, लास्ट पार्ट, इंग्लैंड, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, इन चारों ने मिलकर क्या बना लिया, एक कोएलिशन बना लिया, ठीक है, कि भैया हम सब एक है। नेपोलियन वॉज डिफीटेड इन दिस वॉर, बैटल ऑफ लिप्जिग। बैटल ऑफ लिप्जिग हुई बेटा 1813 में, जिसमें इन चारों ने नेपोलियन के खिलाफ क्या करी, लड़ाई करी, और इस वॉर में नेपोलियन क्या हो जाता है बेटा, हार जाता है। अब नेपोलियन एब्डिकेटेड, सेंट टू एल्बा, ओल्ड मोनार्क, बर्बन फैमिली रिस्टोर। ये बर्बन बिस्किट नहीं है, वो जो बर्बन फैमिली थी, वो कौन सी फैमिली थी, वही लुईस 16 वाली जो पहले थी, जो पहले थी, ठीक है। तो वही फैमिली वापस आ जाती है, लेकिन नेपोलियन इतनी जल्दी हार मारने वाला था। अटेम्प्टेड टू रिकवर हिज एम्पायर, फाइनली बैटल ऑफ वाटरलू, डिफेक्टेड 100 days इन रूल एंड आफ्टर डिफीटेड सेंट टू सेंट हेलेना। एक्चुअल में क्या हुआ कि भाई एंड में जब बहुत ही ज्यादा लोग तंग आ गए इससे, तो इंग्लैंड, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर क्या कर लिया बेटा, एक कोएलिशन बना लिया। बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, इन चारों ने मिलकर नेपोलियन के खिलाफ बेटा लड़ाई बोल दी। जब लड़ाई बोल दी तो वहां पर हुई बेटा बैटल ऑफ लिप्जिग 1813 में। कौन सी हुई, बैटल ऑफ लिप्जिग, जिसमें भैया कौन, नेपोलियन हार गया। हारने के बाद फ्रांस में बेटा वापस से लुईस 16 की क्या आ गई बेटा, फैमिली आ गई। उसके बाद उसने, नेपोलियन ने यहां पर भी हार नहीं मानी, उसने अपने एम्पायर को फिर से रिकवर करने के लिए अपने अटेम्प्ट किए, 100 दिन का फिर से संभाला अपने एम्पायर को, 100 दिन के लिए फिर से राजा बना। लेकिन फिर फाइनली बैटल ऑफ वाटरलू होती है, और बैटल ऑफ वाटरलू में बेटा वो हार जाता है, और उसे कहाँ भेज देते हैं, उसे सेंट हेलेना भेज देते हैं। तो ये थी आपके आज का ये चैप्टर, इतना ही हमें पढ़ना था, इतना ही हमें पढ़ना था। ये है इसके लॉन्ग पॉइंट्स, जो भी मैंने समझाया है उसके लॉन्ग पॉइंट्स हैं ये, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। क्या हुआ था मैं फिर से बता देती हूँ, चलो लॉन्ग पॉइंट्स भी बता देती हूँ ना मैम, हमने 2 लॉन्ग पेजेस नहीं बताए। क्या हुआ, इंग्लैंड, प्रशिया, ऑस्ट्रिया ने मिलकर, मैंने बता दिया, कोएलिशन बना लिया, नेपोलियन को हरा दिया लिप्जिग 1930 वॉर में। उसे एल्बा भेज दिया गया, मैंने बता दिया आपको, जबरदस्ती उसे एल्बा भेज दिया गया, ट्रीटी ऑफ पेरिस की गई, ठीक है। और वापस से ओल्ड लुईस 16 की जो फैमिली थी वो वापस आ गई। नेपोलियन ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, बट उसकी डेथ नहीं हुई। तो उसने सोचा कि शायद मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की लेकिन मैं मरा नहीं हूं, तो इसका मतलब यही है कि मेरे को एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए। तो ही मेड अनदर अटेम्प्ट टू रिकवर हिज एम्पायर बाय एस्केपिंग फ्रॉम एल्बा। वो एल्बा से भाग जाता है, वो दोबारा से कोशिश करता है कि अब मैं क्या करूं, अपने एम्पायर को जीत लूं। जहां वो फिर से बेटा सारी प्लानिंग करता है और 100 दिन का राज्य संभालता भी है, लेकिन फाइनली बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में उसे हरा दिया जाता है और उसे बेटा सेंट हेलेना भेज दिया जाता है, जहां वो 1821 में मर जाता है, ठीक है, जहां वो 1821 में मर जाता है। तो अब इसके रिजल्ट क्या निकले, इसके रिजल्ट क्या निकले, इंपैक्ट क्या हुआ नेपोलियन के एम्पायर का, बेटा इसे बेटा इसने खुद को चाइल्ड ऑफ रिवॉल्यूशन कहा है कि भैया मैं एक क्रांति लेकर आया फ्रांस के अंदर, तो इसने खुद को चाइल्ड ऑफ रिवॉल्यूशन कहा है। इसने बेटा कोड ऑफ नेपोलियन को इंट्रोड्यूस करवाया था। कोड ऑफ नेपोलियन क्या था बेटा, कि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में ये चीजें होनी चाहिए, 3 कॉन्सुलेट सिस्टम जो मैंने आपको बताया, जिसमें इसने इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करी, एजुकेशन की बात करी, ठीक है। इसके अलावा इसने एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज को सबके लिए खोला। इसने नहीं देखा
कि ये अमीर है गरीब है क्या है, इसने नहीं देखा और इसने सबके लिए खोला, ठीक है। फ्यूडल सिस्टम जो था उसको खत्म कर दिया, ठीक है, और नेशनलिज्म को काफी ग्रोथ करवाया और जितने भी आइडियाज थे इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी के, उन सबको काफी ज्यादा प्रमोट किया। तो भाई ये नेपोलियन के एम्पायर में काफी अच्छी चीजें थी। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर ये इंग्लैंड को हराने की जिद नहीं पकड़ता तो यहां तक ये बहुत अच्छा ही था। देखो उसने कितने सारे अच्छे अच्छे काम करे हैं। जब तक नेपोलियन यूरोप को संभाल रहा था तो देखो उसने ये 5 पॉइंट में आपको दिख जाएगा कि उसने कितनी सारी अच्छी चीजें करी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे खत्म होता है बेटा आपका ये चैप्टर, ठीक है। उससे पहले मैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गई हूँ जो कि आपको होमवर्क दे रही हूँ, आपको खुद करने हैं। इस चैप्टर से ये 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। पहला बनता है कि व्हाई इज नेपोलियन कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ रिवॉल्यूशन। अभी बताया था, ये आपको खुद आंसर करना है। भाई क्यों बोला गया उसने क्यों बोला खुद को चाइल्ड ऑफ रिवॉल्यूशन, क्या रिवॉल्यूशन, क्या क्रांति लेकर आया था वो, पहला क्वेश्चन करना है आपको। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ नेपोलियन कोड। नेपोलियन कोड के क्या थे बेटा फीचर्स? इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, फ्री एजुकेशन, ठीक है, और इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, नेशनलिज्म को सपोर्ट करना। तो ये नेपोलियन कोड के फीचर्स थे, वो आपको इधर लिखने हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट वर द कॉजेज ऑफ नेपोलियन डाउनफॉल। कॉन्टिनेंटल सिस्टम सबसे मेन, ट्रीटी ऑफ तिलसित थी, ठीक है। जितने भी डाउनफॉल के रीजंस मैंने आपको बताए वो आपको यहाँ लिखने हैं। फोर्थ है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू में यही लिखना है आपको कि भाई वो एल्बा से भागा, पहले उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया एल्बा में, नहीं मरा तो वो वहां से भागा, प्लानिंग की सारी चीजें। वाटरलू में आपको यही बताना है कि फिर उसकी वॉर हुई लेकिन वो इसमें भी हार गया और फिर उसके बाद सेंट एलेना भेज दिया गया, ये सब कुछ बताना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आप और लिख सकते हो, एक क्वेश्चन आप और लिख सकते हो, वो शायद मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिनेंटल सिस्टम लिख देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। पूछ सकते हैं कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिनेंटल सिस्टम, क्या था कॉन्टिनेंटल सिस्टम, ये भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा। मैंने कॉन्टिनेंटल सिस्टम लिख दिया है तो उससे आप याद रखना, ठीक है। कॉन्टिनेंटल सिस्टम के क्या फीचर्स थे, क्या एम्स थे, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, या ये था क्या, बट आर दी कॉन्टिनेंटल सिस्टम, कुछ भी पूछ सकता है। वो तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लॉकेड ट्रेड किससे, ब्रिटेन से, कि भैया यूरोपियन कंट्रीज सब बंद कर दो ट्रेड करना। तो ये इस चैप्टर के बेटा 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपको करने जरूरी हैं, ठीक है। फाइनली थैंक यू सो मच, ठीक है। 40-50 मिनट में आई गेस हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लिया है, शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग दोनों का यूज करके। तो आई होप आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे किसी और चैप्टर के वन शॉट में, ठीक है। थैंक यू सो मच लड्डू गैंग, बाय बाय। और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि भैया चैप्टर समझ में आया, कैसा लगा ये लेक्चर, और इसके साथ साथ जो भी डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।